हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर बिटिया। वी आर डिस्कसिंग डेली करंट अफेयर्स एंड एनालिसिस। तो आज शुरू करते हैं आज के डेली करंट आर्टिकल से। देखते हैं कौन से न्यूज़ इंपॉर्टेंट है फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो फर्स्ट आर्टिकल है दैट इज अबाउट केरला ने सोशल अल्फा के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है। और ये जो एमओयू है ये बेसिकली क्लीन एनर्जी इंक्यूबेशन सेंटर के लिए है, ताकि यहाँ पर हमारी जो स्टेट है केरला की वो ग्रीन एनर्जी पे डिपेंड हो सके। तो देखते हैं क्या है इस सेंटर में, कैसे ये काम करे। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। जो केरला की गवर्नमेंट है उन्होंने केरला डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक काउंसिल के साथ एंड एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर के साथ ये एमओयू साइन किया है, जो बेसिकली दोनों की ज्वाइंट कमिटमेंट दिखाता है कि उनको एरिया ऑफ इनोवेशन, ताकि इनोवेशन लेकर आ रही है, क्लीन एनर्जी लेकर आनी है, और इसके जो प्रोग्राम्स है जो केरला गवर्नमेंट में लोकल डोमेस्टिक स्कीम चल रही है उसके साथ वो इंटीग्रेट हो सके। तो ऐसा हमें यहाँ पर काम करना है। और ये जो कोलैबोरेशन होगी बेसिकली इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ को क्यूरेट करने में हेल्प करेगी, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के साथ डिप्लॉय करेगी, ताकि जो केरला के पावर सेक्टर में चैलेंजेस आ रहे हैं आप उसको सॉल्व कर सको, और जो एनर्जी है वो सबके लिए ही एक्सेसिबल फॉर ऑल हो सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ ओनली रिच पीपल आर एक्सेसिबली द एनर्जी और जो पुअर पीपल है उनके पास एनर्जी नहीं आ रही। इसलिए हमें एक्सेसिबल फॉर ऑल का ये जो गोल है ये सब तक पहुंचानी है, यही इसका मेन एम है। तो इसके लिए ज्वाइंट इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाएंगे जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, लैब्स बनाई जाएंगी, और यहाँ पर कुछ एजेंसीज भी होंगी जो इसमें कोलैबोरेट करेंगी, फंडिंग प्रोवाइड करेंगी और हेल्प करेंगे पूरे सिस्टम को सेटअप करने में। अभी प्रेजेंटली जो हमारी नीड्स है, क्योंकि क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ को लाना इतना आसान नहीं है, उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो इसलिए हमें ऐसे सोल्यूशन लेकर आने हैं जो डिसरप्ट कर रहे हैं क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ को, उनको ओवरकम कर सके। और जो हमारा टारगेट है टू प्रोग्रेस टुवर्ड्स नेट ज़ीरो एमिशन, जहाँ पर हमारा जो प्रोडक्शन है ग्रीन एनर्जी का वो उतना हो सके जितना हम प्रोडक्शन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, तो हम उसको नेट ज़ीरो बोलते हैं। तो अगर हम उसको ये टारगेट को अचीव करना है तो इसलिए हमें ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव्स को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। एंड जो ये प्रोग्राम है, ये जो गवर्नमेंट का मिशन है, मिशन इनोवेशन प्लेटफॉर्म, और इंडिया की कमिटमेंट है टुवर्ड्स क्लाइमेट, उसको भी फुलफिल करने में हेल्प किया जाएगा। सो दिस इज़ अबाउट इंक्यूबेशन सेंटर जो बनाए जाएंगे केरला में। अब यहाँ पर टाटा पावर का देखते हैं। जो टाटा पावर है वो भी इसमें की स्टेक होल्डर है, वो यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि अफोर्डेबल एनर्जी हमारी प्रोवाइड हो सके। यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा इंटरनेशनल एंड नेशनल टेक्नोलॉजी एंड इंटरव्यूशन पार्टनर्स भी हैं, एक्सपर्ट्स भी हैं जो पूरे वर्ल्ड से यहाँ पर आएंगे, काम करेंगे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप करेंगे। अब CEIIC देखते हैं, दैट इज़ क्लीन एनर्जी इंक्यूबेशन सेंटर। ये बेसिकली एक तरह से एनर्जी लैब है सोशल अल्फा की, जो सेटअप किया गया था 2018 में। एंड ये दो गवर्नमेंट्स का, दो कंपनीज इसमें इन्वॉल्व है। एक है पब्लिक सेक्टर दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द अदर वन इज टाटा ट्रस्ट, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायराक एंड टाटा पावर का पार्टिसिपेशन है। तो बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है क्लीन एनर्जी इंटरनेशनल इंक्यूबेशन सेंटर, ये काम करता है एनर्जी स्पेस में नई नई इनोवेशन लाने में, नई नई टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन लाने में, ताकि जो एनर्जी स्पेस है दैट इज़ क्लीन एनर्जी की हम बात कर रहे हैं वो इनोवेट हो सके, हम नए नए तरीके ढूंढें हमारी डिपेंडेंस फॉसिल फ्यूल पे कम करने के लिए। और इसी मिशन के साथ जो इंडिया है वो फर्स्ट इंटरनेशनल इंक्यूबेटर भी बन जाएगा, और ये फर्स्ट इंक्यूबेटर केरला में सेटअप हो रहा है। यहाँ पर लैब टू मार्केट का इंक्यूबेशन सपोर्ट भी दिया जाएगा, ताकि जो लैब है वहाँ से डायरेक्टली सामान मार्केट तक पहुँच सके, ताकि जो क्लीन एनर्जी एंटरप्राइजेज है उनको सपोर्ट मिल सके। तो ये इसका मेन एम होगा। अब मिशन इनोवेशन देखते हैं। जो मिशन इनोवेशन है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान है। ये बेसिकली एक 10 साल का प्लान है, एक डिकेड का प्लान है, जहाँ पर हम एक्शन एंड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्लीन एनर्जी को अट्रैक्टिव बनाने में हेल्प करते हैं, उसको एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल फॉर ऑल बनाने की हम बात करते हैं। यहाँ पर कोशिश की जाती है एक्सेलरेट प्रोग्रेस किए जाने की, कि हमारे जो टारगेट्स हैं पेरिस क्लाइमेट डील के अंडर जो 2015 में सेटअप किए गए थे, कि हमें हमारी हर एक कंट्री को पेरिस क्लाइमेट डील के अंदर अपने अपने टारगेट्स चूज़ करने की फ्रीडम दिया गया था, ताकि हर एक कंट्री अपनी जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने टारगेट सेटअप कर सके, अपने अकॉर्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने की यहाँ पर कोशिश करे। तो इसलिए जो इंडिया है उन्होंने भी अपने टारगेट सेटअप किए थे,
जहाँ पर बात किया गया था कि हमें 40% तक 2020-30 तक डिपेंडेंस कम करना है फॉसिल फ्यूल पे। तो इसके लिए गवर्नमेंट पूरा जोर लगा रही है, कोशिश कर रही है, काफ़ी स्कीम्स लेकर आ रही है। और ये जो फर्स्ट इंक्यूबेशन सेंटर कंट्री में सेटअप हो रहा है केरला में, ये भी उसी का ही पार्ट है जो हमारे टारगेट्स को अचीव करने में हेल्प करेगा। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट 2 न्यू फॉसिल फ्लावर्स इन म्यांमार। तो यहाँ पर म्यांमार में हमें 2 फॉसिल फ्लावर्स मिले हैं। और ये जो फ्लावर्स हैं ये माना जा रहा है ये क्रिटेशियस पीरियड के हैं। क्रिटेशियस पीरियड जो कि 100 मिलियन ईयर्स पुराना था। यहाँ पर जो ये फ्लावर्स इनके साइंटिफिक नेम भी दिए गए हैं, फाइलिका एंड योफाइलिका प्रिस्टाकास्टेलेटा, दैट इज इट्स साइंटिफिक नेम। अभी देखते हैं कि डिस्कवरी क्या कह रही है। जो ये फ्लावर्स हैं ये बोल रहे हैं कि अब 100 मिलियन साल पुराने फ्लावर्स हमें आज भी मिल रहे हैं। तो इसका मतलब उन्होंने कितने सेंचुरीज झेला है, कितना एवोल्यूशनरी प्रोसेस को सस्टेन किया है, कितने एवोल्यूशनरी पीरियड्स को विटनेस किया है, एंड उसके बाद भी ये अभी भी कुछ एरिया में ज़िंदा है। तो इट मीन्स बहुत ज़्यादा एवोल्यूशनरी है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज़ होल्ड करता है। एंड ये भी कहा गया है कि जो इसकी ओरिजिनल स्टेट थी 100 मिलियन 100 मिलियन ईयर्स पहले, वही आज भी बरकरार है। सो दैट मीन्स अ लॉट कि अभी तक कोई भी इसमें चेंजेस देखने को नहीं मिले। और ये साउथ अफ्रीका के भी कुछ पार्ट्स में पाया जाता है। अब कहते हैं इतना क्या स्पेशल है इस डिस्कवरी के बारे में कि हम इतनी तारीफ़ कर रहे हैं कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए। तो ऐसा क्या है, क्या रेयर क्वालिटी है इसकी जो हमें और स्पीशीज़ में देखने को नहीं मिलती। माना जा रहा है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं या सीड होते हैं, फिर वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर इसके फ्लावर्स से बात करें तो इसकी जो लीव्स हैं वो ज़्यादा रिजिलियंट है, वो ज़्यादा अडेप्टेबल है, ज़्यादा टॉलरेंट है। क्योंकि जो लीव्स हैं वो स्टेमिना होल्ड करती हैं और ये स्टेमिना लीव को प्रिजर्वेशन में भी हेल्प करता है। और जो डिस्कवरी है फ्लावर्स की वही हेल्प कर रही है हमारे फॉसिल फ्यूल्स को कायम रखे हुए, और जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है। क्योंकि जो न्यू फॉसिल फ्लावर्स हैं ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि ये बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम एरियाज़ में है वर्ल्ड में, सिर्फ साउथ अफ्रीका के कुछ पार्ट्स में एंड म्यांमार में ये सिर्फ पाए जाते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट पीसीस के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसमें पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा फ्लावर है जिसने 100 मिलियन टाइम का जो प्रिजर्वेशन है वो अभी तक होल्ड किया हुआ है, जिसने एवोल्यूशन को विटनेस किया है। तो आपको ये फ्लावर का एक बार साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए। अब देखते हैं कि साइंटिस्ट ऐसे क्यों चौकन्ने रह गए, ऐसा क्या उनको मिला कि जिसकी वजह से वो एस्टोनिश हो गए। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिसमें फ्लावर आते हैं वो बड़ी जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं। उनका ब्रीडिंग एक तरह से मैकेनिज्म होता है और ब्रीडिंग का मैकेनिज्म ही उनका एवोल्यूशन भी डिसाइड करता है। बट द थिंग इज़ कि जो चेंजेस आते हैं ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं, हमें देखने को मिलते हैं। बट ये जो नए फॉसिल फ्लावर्स मिले हैं इसमें कोई भी हमें सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं मिले। इनफैक्ट जो साइंटिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि इनके जो लीव्स हैं फ्लावर्स की वो बहुत ज़्यादा ग्रीनर है, बहुत ज़्यादा ग्रीन लीव्स हैं, साइज़ भी लीव्स का कम है, जिसकी वजह से उनका अडेप्टेशन बहुत अच्छा हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, लेकिन लीव की साइज़ कम होने की वजह से उनको ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा। और जो फ्लावर है वो फ्लावर का साइज़ बड़ा होता हमें नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से जो ये फ्लावर है न्यू फॉसिल फ्लावर वो एवोल्यूशनरी, वो क्लाइमेट चेंज को बियर कर रहे हैं, टॉलरेट कर रहे हैं। और ये भी माना गया है कि ये जो फ्लावर है ये सेम है एकदम साइज में जो 100 साल पहले थे, 100 मिलियन ईयर्स पहले थे। क्योंकि ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस कितने ज़्यादा एवोल्यूशनरी चेंजेस आए हैं, ड्यूरेशंस चेंजेस आए हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे डायनासोर का जो बीच में जो एरा था वो भी ख़त्म हो चुका है एंड लेकिन अब ह्यूमन सर्वाइव कर रहे हैं। तो ह्यूमन के जनरेशन में इतने सारे चेंजेस आ गए हैं, लेकिन इस प्लांट की जनरेशन में कोई भी चेंजेस नहीं आए। होमिनोड्स जो एंसेस्टर्स हैं ह्यूमंस के वो भी 2 मिलियन साल पुराने थे, लेकिन ये फ्लावर तो 100 मिलियन साल पुराने की हम बात कर रहे हैं। अब देखते हैं इसमें रोल ऑफ फायर्स क्या है। साइंटिस्ट कहते हैं कि जो फायर है वो एक तरह से इसका इंड्यूसिंग एलिमेंट है, वो इसको पुश करता है। क्योंकि जो फायर होती है वो फ्लावर को पुश करता है मोर स्ट्रॉन्ग बनने में, और उसको कोशिश करता है कि वो स्ट्रॉन्ग रहे किसी भी सिचुएशन में, वो रिजिड रहे, कि अपनी वो क्वालिटी नहीं छोड़े। तो ये भी इसका प्लस पॉइंट है। क्योंकि ये जो फ्लावर है ये 100 मिलियन पहले सरवाइव कर गए थे लैंड सर्विसेज को। एंड ये जो फ्लावर्स इन्होंने डिजास्टर को भी सरवाइव किया है, जिन्होंने डायनासोर तक को अर्थ से वैनिश कर दिया था। तो आप खुद देख सकते हो कि ये जो फ्लावर है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है, रेयर है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट भी यहाँ पर एस्टोनिश हो गए।
सो दिस इज़ अबाउट द न्यू फ्लावर, न्यू डिस्कवरीज जो हम हर बार करते रहते हैं, हमारे जो साइंटिस्ट है वो लगे रहते हैं, एंड जो नए वेराइटी ऑफ फ्लावर्स हैं, फोना है, फ्लोरा है, हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज अबाउट अर्थ ट्रोजन एस्टेरॉयड। तो यहाँ पर हमें एक और अर्थ ट्रोजन एस्टेरॉयड देखने को मिला है जो एक प्लैनेट के सोलर सिस्टम में ऑर्बिट करता है। ट्रोजन एस्टेरॉयड होता क्या है, ट्रोजन होता क्या है? ट्रोजन बेसिकली एक तरह का एस्टेरॉयड होता है। ये उस टाइप के एस्टेरॉयड होते हैं जिनका कॉमन ऑर्बिट होता है विद अ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सपोज दिस इज योर सन, दिस इज योर ऑर्बिट एंड दिस इज अर्थ। तो ट्रोजन एस्टेरॉयड भी यहाँ पर ही रहेगा, उसका अर्थ वाला ही ऑर्बिट होगा और वो सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा। तो यहाँ पर जब ऑर्बिट सेम रहता है प्लैनेट के साथ तब हम उसको ट्रोजन एस्टेरॉयड बोलते हैं। ये एक तरह से रॉक सर्कल होते हैं स्टार के साइज के और इनका सेम ही पाथ होता है। और अभी तक सिर्फ हमें एक ही ट्रोजन एस्टेरॉयड मिला है जो अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, जिसका नाम है 2010 TK7। लेकिन जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक और ट्रोजन एस्ट्रोनॉट को फाइंड किया है जो कि अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, जिसका नाम है 2020 XL5। जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पर अभी बहुत सारे ट्रोजन एस्टेरॉयड हो सकते हैं जो अर्थ के साथ रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड एंड अर्थ के ऑर्बिट में ही रिवॉल्व कर रहे हैं। तो देखते हैं 2020 XL5 के बारे में। जो 2020 ट्रोजन एस्टेरॉयड है ये बेसिकली कैसे हमें मिला, ये हमने यूज़ किया था PAN*1 सर्वे टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप के थ्रू हमें मिला है। और ये जो एस्टेरॉयड है इनको माइनर प्लैनेट सेंटर डाटाबेस में डाला गया है। ये जो माइनर प्लैनेट सेंटर डाटाबेस है ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का होता है, जहाँ पर डाटाबेस बनाया जाता है कि हमारे सोलर सिस्टम के बारे में कोई भी नई डिस्कवरी होती है, जितना भी डाटाबेस है सोलर सिस्टम के बारे में, स्पेस के बारे में, वहाँ पर ये एडअप होता है। जो ये एस्टेरॉयड है ये ऑर्बिट करता है L4.L4 इज़ द फोर्थ अर्थ सन लैग्रांजे पॉइंट। तो यहाँ पर ये L4.L4 जो लोकेशन होती है वहाँ पर ये ऑर्बिट करता है। लैग्रांजे पॉइंट वो होता है जहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो बैलेंस आउट होती है अराउंड द सन एंड द स्टार, क्योंकि सन की भी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी और उस प्लैनेट की भी होगी। तो लैग्रांजे पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाए ताकि हम किसी ऑब्जेक्ट को वहाँ पर प्लेस कर सकें। जैसे हमने आदित्य-1 मिशन को लैग्रांजे पॉइंट 1 पे प्लेस किया हुआ है ताकि जो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्सेस है वो कम हो सके। तो सिमिलरली ये जो 2020 XL5 ट्रोजन एस्टेरॉयड है ये भी लैग्रांजे पॉइंट 4.L4 में बेस्ड है। अब देखते हैं मिशन लूसी। अब ये जो हमने टेलीस्कोप के थ्रू देखा था ये पार्ट था मिशन लूसी का। ये जुपिटर के ट्रोजन एस्टेरॉयड्स को लिए बनाया गया था ताकि वहाँ के एस्ट्रोनॉट्स की स्वैम को पढ़ा जाए, समझा जाए कि किस डेंसिटी से बनते हैं, किस मटेरियल से बनते हैं, कितनी थिकनेस है, क्या वॉल्यूम है। तो उस पर्टिकुलर एस्टेरॉयड के बारे में समझा जाता है एंड कैसे जो एस्टेरॉयड है ये इवॉल्व होते हैं, बनते कैसे हैं, इनका ओरिजिन क्या है, इवॉल्व कैसे होते हैं। तो उनका पूरा प्रोसेस भी यहाँ पर समझा जाता है। और ये जो मिशन है ये 12 सालों के लिए बनाया गया था। तो आपको ध्यान रखना है मिशन लूसी नासा का मिशन है, इसरो का नहीं है, ये नासा का है, अमेरिका का है, US का। अब ट्रोजन देखते हैं दूसरे प्लैनेट्स की। क्या दूसरे प्लैनेट्स के भी अपने ट्रोजन हैं? तो कोई भी सेलेस्टियल बॉडी जो एक ऑर्बिट फॉलो करती है दूसरे ऑर्बिट का वो ट्रोजन बोलते हैं। एंड इसका ज़रूरी नहीं है कि वो एस्ट्रॉयड ही हो, बट जुपिटर के पास 1 मिलियन ट्रोजन्स हैं, मार्स के पास 9 ट्रोजन्स है, यूरेनस के पास 2, नेपट्टून के पास 28 एंड अर्थ के पास अभी तक 2 ट्रोजन हैं जो हम देख चुके हैं 2010 एंड 2020। सो दीज आर अबाउट ट्रोजन्स। अब ट्रोजन मून्स देखते हैं। अब जब कंसेप्ट जो ट्रोजन मून का कंसेप्ट है ये भी सेम है ट्रोजन एस्टेरॉयड के। यहाँ पर जो प्राइमरी सेलेस्टियल बॉडी है वो प्लैनेट होती है और जो सेकेंडरी है वो उसके मून्स होते हैं। जैसे सैटर्न हैज़ ट्रोजन मून्स। द ट्रोजन्स ऑफ तेथीस आर टेलिस्टोस एंड कैप्लिस्पो। और जो ट्रोजन ऑफ डायनो आर हेलेनी एंड पोलिडिक्यूस। सो दीज आर द साइंटिफिक नेम जो हमने ट्रोजन्स का दिया गया है सैटर्न के मून्स का। नाउ नेक्स्ट इज़ अबाउट PM डिवाइन स्कीम। तो यहाँ पर बजट 2022 में अभी जो बजट हुआ था निर्मला सीतारमण जी ने एक नई स्कीम को प्रपोज किया है जिसका नाम है PM डिवाइन स्कीम। तो अब ये स्कीम है क्या? ये बेसिकली ये जो स्कीम है इसमें हमने 1500 करोड़ का इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है। इसका जो मेन फुल फॉर्म है दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट। अब आपको डिवाइन से नाम से ऐसे तो नहीं पता चल रहा, तो आपको पता होना चाहिए स्कीम किसके लिए है। ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट के लिए है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की हम बात कर रहे हैं, फंडिंग दी जाएगा
एंड कोई भी सोशल नीड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बनाने की बात किया जा रहा है। इन्वॉल्विंग वन ऑफ अ काइंड बैम्बू लिंक रोड्स, यहाँ पर बैम्बू लिंक रोड भी बनाई जाएगी मिजोरम में। तो बैम्बू लिंक रोड होती क्या है? बैम्बू लिंक रोड ऐसी रोड बनाई जाएंगी जहाँ पर आप फॉरेस्ट से बैम्बू ट्रांसपोर्ट करने में ईजोट हो, यहाँ पर आपको थोड़ी हेल्प मिले। इससे जो मैनेजमेंट है, जो लोग पैदल चलते हैं या जो कैरी करते हैं बैम्बू को, उनके लिए भी पैदल का रास्ता ईजी हो जाएगा, डायरेक्टली एक्सेस मिल जाएगा। नहीं तो वो हिली एरिया है तो काफ़ी दिक्कत आती है। अगर डायरेक्टली लिंक रोड बन जाए तो उनके लिए हेल्प हो जाएगा, उनका जो काम है ट्रांसपोर्टेशन है वो भी ईज आउट हो जाएगा। अब मिज़ोरम को इससे कैसे हेल्प मिलेगी? जो मिज़ोरम है उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है बैम्बू लिंक रोड के बनने से, क्योंकि जो रोड है वो भी कंस्ट्रक्ट किया जाएगा डिफरेंट लोकेशंस में, काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, और जो इसकी कॉस्ट है वो 100 करोड़ के पास रखी है। यहाँ पर एक आइजवाल बाईपास भी बनाया जाएगा वेस्टर्न साइड ऑफ मिज़ोरम। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? ये इम्प्लीमेंट हो रही है थ्रू नॉर्थ ईस्ट काउंसिल से। और जो स्कीम है ये एक तरह से एडिशनल स्कीम है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो रही कोई भी सेंटर या स्टेट की पुरानी स्कीम से। एक तरह से हमने नई स्कीम को, डिवाइन स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है ताकि जो हमारा काम है वो हो सके, यहाँ पर जो लोग हैं उनको हेल्प मिल सके, और जो स्कीम का फ़ायदा है वो भी स्टेट के लोग भरपूर उठा सके। सो दैट इज़ द मेन एम रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर स्कीम। सिग्निफिकेंस देखते हैं। जो डिवाइन स्कीम है ये इंफ्रास्ट्रक्चर को हेल्प करेगा इन लाइन विद पीएम गति शक्ति एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। फंडिंग ऑब्वियसली इसका मेन कंपोनेंट होगा। लाइवलीहुड में हेल्प करेगा लोगों की, यूथ को भी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करेगा, एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ जनरेट होंगी यहाँ पर। और जो गैप होता है बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग में और मार्केट में, क्योंकि फार्मर्स से डायरेक्टली मार्केट में प्रोड्यूस जाना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसलिए ये चैनल बन जाएगा, यहाँ पर फार्मर्स के लिए भी कनेक्टिविटी बन जाएगी जिनके लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। अब दूसरे प्रोजेक्ट्स देखते हैं नॉर्थ ईस्ट के लिए जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं। गवर्नमेंट ने डेडिकेटेड सर्विस फॉर मैनेजमेंट ऑफ पीडियाट्रिक एंड एडल्ट हेमाटोलोफाइड कैंसर्स के लिए भी एक तरह से यहाँ पर सर्विस स्टार्ट करने की बात किया है। नेक्टर लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम भी बनाया गया है। प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर भी बनाने की बात किया है। यहाँ पर जो पैसेंजर रोपवे सिस्टम है वो भी, इसमें जो गैप फंडिंग है वो भी हेल्प करने की बात किया है। इवन जो इको फ्रेंडली केबल कार सिस्टम है धप्पर टू भालेदुंगा साउथ सिक्किम में, ये भी बनाने की बात की है। तो यहाँ पर इतनी सारी जो चीज़ें हैं, इतनी सारी स्कीम्स हैं, इतनी सारी गवर्नमेंट हेल्प करती है स्टेट्स को ताकि वहाँ पर डेवलपमेंट हो सके, इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके, लोगों की हेल्प हो सके। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं हिली स्टेट्स हैं, हिली एरियाज़ हैं, इसलिए बहुत दिक्कत आती है, बहुत डिफ़िकल्टी आती है। इसलिए जो गवर्नमेंट है दे ट्राई कि यहाँ पर हम कुछ कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर सकें ताकि जो लोग हैं उनके लिए बहुत हेल्प हो जाए। So this is all about today's session. I hope you like it. So thank you very much and all the best for your preparation. In case you have any doubt, you can always write us to us at info@officerbitia.com. So thank you and all the best for your preparation.